ये कहानी है जिंटा की, जिसकी छोटी बहन सुजुने एक डीमन है। इसी वजह से उनका पिता हमेशा सुजुने को बहुत ही बुरी तरह से पीटता था। लेकिन जिंटा अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और इसी वजह से वो उसे लेकर घर से भागने का फैसला करता है। पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वही जिंटा, जिसे अपनी बहन से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत थी, उसे बढ़ने के लिए सफर पर निकल पड़ा। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1830 में। हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी ही छोटी बच्ची को बेरहमी से पीट रहा है। वह बच्ची रोते हुए अपने बड़े भाई जिंटा से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जिंटा भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वह आदमी उस बच्ची को कहीं कैद कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी असल में उनका पिता है। अब तेज बारिश के बीच जिंटा अपनी बहन से मिलने पहुंचता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ देर बाद सुजुने उसे दिखाई देती है। भैया, आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो पिताजी आपको भी मारेंगे। शांत हो जाओ, रो मत। अच्छा देखो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर दोनों भाई बहन उस रात घर से भाग जाते हैं। अब दोस्तों, बरसात, ठंडी हवाएं और अंधेरी रात में दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। रात में ठंड बहुत थी, लेकिन वो खुश थे कि कम से कम वो साथ तो है। पर कुछ देर बाद अचानक सुजुने बेहोश हो जाती है। जिंटा भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और धुंधली आंखों से उसे एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है। इसके बाद जब जिंटा की आंखें खुलती है तो वह खुद को उस आदमी की पीठ पर देखता है, जो उसे और उसकी बहन को लेकर जा रहा था। थोड़ी देर ले जाने के बाद वह आदमी जिंटा को जमीन पर उतार देता है और वो कहता है कि अब वो खुद चले। फिर वह दोनों को अपने साथ एक गांव ले जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये गांव ब्लैक स्मिथ का है, जहां सिर्फ तलवार बनाने वाले रहते हैं। जब वे उस आदमी के घर पहुंचते हैं तो उसकी बेटी भागकर अपने पिता से लिपट जाती है। बेटा, अब से ये दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। है, सुनो, मेरा नाम शिरायुकी है। अब दोस्तों, जिंटा और सुजुने भी अपना नाम बताते हैं, लेकिन सुजुने नोटिस करती है कि शिरायुकी जिंटा से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रही होती है। अब रात में नींद न आने पर जिंटा देखता है कि वह आदमी अपनी तलवार चिपका रहा है और असल में वह एक पहरेदार है जो लोगों की रक्षा करता है। अब अगले दिन सुबह शिरायुकी देखती है कि जिंटा तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर सभी एक साथ नदी में नहाने जाते हैं। वहीं पर इनकी एक और दोस्त बनती है और इस तरह धीरे धीरे ये सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। और अब पहले जैसी खुशियाँ फिर से लौट आती है। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही शिरायुकी उन्हें देखती है उसकी आंखों में हल्की सी नमी छा जाती है। सुनो, तुम्हारी माँ का नाम योगेसे है ना, और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की वजह से हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, लेकिन वो कभी घर क्यों नहीं आती? हाँ, वो मेरी माँ ही है, लेकिन वो यूसी की ही में है और जो पुजारिन अग्निदेव की पूजा करती है उन्हें यही कहा जाता है। उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गांव के मुखिया और मेरे पिता को है, बाकी किसी आम इंसान को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होती। मैंने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब दोस्तों, समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंटा महाशय से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन महाशय आसानी से उसके वारों से बच जाते हैं और हर बार उसे मात दे देते हैं। मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसा मत सोचो जिंटा, तुम धीरे धीरे और भी बेहतर हो रहे हो। इसके बाद दोस्तों, महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार पकड़ा देती है और फिर जिंटा के पास आती है। सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, वो जिंटा का सिर सहलाने लगती है। हालांकि असल में शिरायुकी की उम्र जिंटा से कम है, लेकिन शिरायुकी खुद को उससे ज्यादा मैच्योर मानती है। तभी वहाँ पर सिजुमे आ जाती है और माहौल यहाँ पर ठंडा हो जाता है। चलो, अब खाने का वक्त हो गया है। और इसके बाद वह और सुजुने दोनों जिंटा की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। जिंटा भी स्माइल करते हुए दोनों का हाथ थाम लेता है। अब दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंटा बड़ा हो चुका है। अब वह एक डीमन हंटर है। पुजारी ने उनकी तारीफ कर रही है, क्योंकि हाल ही में उसने उस डीमन को मारा था जो गांव में भेष बदलकर घुस आया था। तभी एक ताऊ कहते हैं, डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई डीमन किसी जवान पुजारिन की मांस खा ले तो वो अमर हो जाता है। और इसी वजह से हमारी पिछली पुजारिन युगा से भी एक डीमन का शिकार हो गई और उसे हराने के लिए शिरायुकी के पिता को अपना बलिदान देना पड़ा था। शायद वो डीमन द सीक्रेट स्वॉर्ड याराई हथियाना चाहता था। ये तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी
यूशी की हिमे को मिलती आई है। कहा जाता है कि ये तलवार इस गांव के सबसे बेहतरीन स्मिथिंग टेक्निक से बनाई जाती है और अक्सर डीमंस इसकी ताकत हासिल करना चाहते हैं। तभी गांव का एक आदमी कियोमासा बोलता है, लेकिन इस बार तो वो डीमंस अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब पुजारिन की रक्षा करने वाले हैं सेंटिनल्स। हालांकि उनमें से एक को तो तलवार चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। असल में दोस्तों ये बंदा जिंटा को टॉन्ट मार रहा होता है, लेकिन तभी पुजारिन कहती है इस जगह पर सब बराबर है। और दोस्तों ये पुजारिन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी ही है। अब मीटिंग खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं, बस जिंटा रुक जाता है। तभी शिरायुकी अपने पर्दे से बाहर आती है और कहती है, सुनो, तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा। शिरायुकी। अब दोस्तों शिरायुकी अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुनो, आज यहाँ सुजुने भी आई है। अब दोस्तों दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं। वहाँ सुजुने सो रही होती है और उसका शरीर अब भी बच्ची जैसा ही है, जरा भी बड़ा नहीं हुआ। मैंने कितनी बार कहा है इसे यहाँ आने से मना किया जाए। सुनो, वो बस तुम्हें देखने आती है क्योंकि अब तुम डीमन हंटर बन गए हो और घर जाने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए बेचारी टेंशन में होती है। अब दोस्तों सुजुने की आंखें खुलती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, वेलकम होम भैया। सुजुने, तुम्हें मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि शाइन में मत आया करो, ये नियम है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ठीक है भैया। और फिर दोस्तों इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है ताकि कोई शख्स उसे देख ना ले। अब उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है, तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। हाँ, पर कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। दोस्तों फिर वही ताऊ आ जाता है और वह प्रिंसेस से किसी प्रपोजल का जिक्र करता है और जिंटा को वहाँ से जाने को कहता है। अब जिंटा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शिरायुकी खुद उसे जाने के लिए कह देती है। सुनो जिंटा, तुम इस गांव के रखवाले हो, अपना कर्तव्य तुम कभी भी मत भूलना। इसके बाद दोस्तों हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और रात के समय शिरायुकी ने जिंटा से कहा था, सुनो, अब मैं ही अगली यूसी की हिमे बनूंगी। माँ के जाने के बाद अब मुझे गांव की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हम शायद कभी अब एक दूसरे से मिल ना सके। शिरायुकी, मैं फिर भी तुम तक पहुँचूंगा और चाहे कुछ भी हो तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनूंगा। एक डीमन हंटर बनकर मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ जिंटा साइन से निकल चुकी है, लेकिन तभी हम दो डीमंस को देखते हैं जो सुजुने को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जिंटा और सुजुने उठते हैं। सुजुने बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज दोपहर तक जिंटा को साइन में नहीं जाना है। तभी हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख पूरी तरह से डीमन जैसी है। इसके बावजूद अब उनकी जिंदगी पहले से भी बहुत अच्छी थी। इसी दौरान वहाँ आती है प्रिंसेस शिरायुकी, लेकिन छुपकर, क्योंकि वह जिंटा के साथ वक्त बिताना चाहती थी। चलो हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब दोस्तों तीनों साथ बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अरे भैया, आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था, चुपचाप खाओ इसे वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। तुम सुजुने को कभी भी थप्पड़ नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जब सुजुने अपना चेहरा सामने करती है तो जिंटा चाहकर भी उसे थप्पड़ नहीं मारता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत खुश है क्योंकि जिंटा को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने का मौका मिला है और जिंटा को खुश देखकर सुजुने और भी खुश हो जाती है। फिर जिंटा और शिरायुकी साथ घूमने निकल पड़ते हैं और उन्हें साथ देखकर एक किसान कहता है, हाँ? अरे जिंटा किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अब दोस्तों देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ चितो से उन्हें देखकर कहती है, ये मेरी दोस्त है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों ऑर्डर देते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग ये होता है कि चितो से शिरायुकी को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे कई सालों से देखा ही नहीं था। और तभी चितो से उनका ऑर्डर लेकर टेबल पर आ जाती है। चितो से जब अपने ऑर्डर पूरा करके बाहर निकलती है तो वो जिंटा के लिए उसकी चाइल्डहुड फेवरेट डिश राइस क्रैकर लेकर आती है। जिंटा जब उसे खाता है तो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अरे ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही चितोसे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंटा शिरायुकी से कहता है, अब हम पहले जैसे फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लीच सेंटिनल बन चुका हूँ। और फिर दोनों गहरी बातें करने लगते हैं। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है।
काश हम भी अपने माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल पाएं। अब दोस्तों शाम ढलने पर दोनों नदी किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर ठंडी हवा बह रही होती है और आसमान बहुत खूबसूरत होता है। आज के दिन मेरे साथ बिताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जिंटा। मैं चाहती थी कि हम पहले जैसे खुलकर बातें कर पाएं और अब तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों इसके बाद वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। सुनो, मैं क्यों मासा से शादी करने वाली हूँ। गांव की चीफ ने कहा है कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द ही अपना उत्तराधिकारी पैदा करना होगा। क्यों मासा इस गांव में जन्मा है और हमारी शादी सबके लिए फायदेमंद होगी। बतौर पुजारन मैं इसे मना नहीं कर सकती, लेकिन बतौर शिरायुगी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। मैंने शिरायुगी की हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, शिरायुगी की नहीं। मैंने हर दिन उसके लिए मेहनत की है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अब दोस्तों शिरायुगी की आंखें भर जाती है। असल में तुम और मैं एक जैसे हैं। हम हमेशा उसी चीज को प्रायोरिटीज देते हैं जो जरूरी होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तो भी शायद कभी तुम्हारी आंखों में न देख पाऊँ। इसलिए मैं अपनी जिंदगी एक इसुकी हिमे के तौर पर जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। भाई क्या दिखा रहे हो यार तुम, ये सब ऐसे इमोशनल सीन्स मत डाला करो भाई। अब दोस्तों जिंटा उसकी ओर देखता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षक बनकर उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों हम सुजुने को बिल्कुल अकेला, तन्हा और खामोश बैठे हुए देखते हैं। इसी बीच साइन में सूचना मिलती है कि जंगल के पास 2 डीमंस टीम देखी गई है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंटा को दी जाती है। अब जब जिंटा निकलने लगता है तो रास्ते में क्यों मासा उसे रोककर कहता है, सुनो तुम्हें पता चल गया ना कि इसुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम इतना शांत कैसे हो राजकुमारी की खुशी और इस गांव की सुख शांति के लिए। सच में तुम पागल हो जिंटा। शायद हाँ। दूसरी ओर दोस्तों घर में अकेले बैठी सुजुने के पास एक मोहतरमा आती है। वही जिंटा जंगल में बढ़ रहा था कि अचानक धुएं से घिरा एक डीमन उस पर हमला करता है। तभी जिंटा तलवार से उसकी वार को रोक लेता है और तुरंत पलटकर वार करता है। डीमन का शरीर बेहद मजबूत होता है, जिस वजह से जिंटा हल्का घायल हो जाता है, लेकिन वो अगली बार में डीमन का हाथ काट लेता है। वाह, मुझे पता था इसमें मजा आएगा। इंसानों की उम्र कम होती है, लेकिन उनकी तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अब बताओ तुमने ये तलवार क्यों उठाई है। अब दोस्तों जिंटा तलवार कसके पकड़ लेता है और कहता है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। शायद तुम ये बात कभी समझ न पाओ। दूसरी ओर सुजुमे से वो डीमन कहती है, लगता है तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए है। हाँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो बच्चे, कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम उसे बचा सको। लेकिन दोस्तों सुजुने डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। तभी वो डीमन उसके माथे पर उंगली रखती है और सुजुने को अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। शिरायुगी क्यों मासा के साथ वो सब कुछ करने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है। मैं भविष्य देख सकती हूँ, मैं दूसरों को भी कुछ झलके दिखा सकती हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, तो तुम खुद जाकर देख लो, मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगे। अब दोस्तों सुजुने उसकी भावनाओं में आकर उस डीमन की ओर हाथ आगे बढ़ा देती है और वहीं दूसरी ओर जंगल में लड़ते हुए जिंटा का एक वार उसे नदी तक धकेल देता है। तभी डीमन उसके पीछे आ जाता है। अब जिंटा उस डीमन से पूछता है, तुम इंसानों को दर्द क्यों देते हो। हम डीमंस अपने नियति के साथ आते हैं, यही हमारा उद्देश्य है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। इसके बाद दोस्तों वो डीमन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो जिंटा से लड़ने लग जाता है। अब दोस्तों डीमन की वार से जिंटा का एक हाथ कट जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है, पर जिंटा हिम्मत नहीं हारता। वह टूटी तलवार थामकर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और डीमन की छाती पर वार किया और बहुत खून बहने की वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। अब दोस्तों वो डीमन मरते हुए कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता यहाँ पर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। कभी दोस्तों ठीक उसी वक्त जिंटा के जहन में सुजुने की तस्वीर चमकती है। मरता हुआ डीमन हंसते हुए कहता है, इंसान ये लो तुम्हारे लिए मेरा एक तोहफा। और फिर दोस्तों वो डीमन एक कटा हुआ हाथ जिंटा के मुंह पर चिपका देता है।
जैसे किसी श्राप या निशाने की तरह। तुम यह तलवार दूसरों की रक्षा के लिए उठाते हो, पर अगर वो तुम्हारे रक्षा के लायक ना हो तो। तभी दोस्तों जिंटा बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि क्योमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। सुनो, इस वक्त ये सबसे सही वक्त है और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों शिरायुकी रोने लग जाती है और वो जिंटा को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सच में तुम दोनों पागल हो। अब दोस्तों शिरायुकी आगे बढ़ने लग जाती है। अब दोस्तों उनके कुछ करने से पहले ही उनका दरवाजा टूट जाता है और वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और उसके साथ ही सुजुने। वहीं दोस्तों दूसरी ओर हम जिंटा को देखते हैं, जहां वो अब होश में आ चुका होता है और वो देखता है कि उसका हाथ अब वापस से जुड़ चुका है। अब जिंटा तुरंत वहां से उठकर सुजुने की ओर जाता है, पर तभी जिंटा देखता है कि गांव में चारों तरफ आग लगी हुई है। अब यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा तुम जिंटा से बहुत प्यार करती हो, पर तुम्हें तो कोई भी चलेगा। तभी जिंटा अपने घर पर पहुँचता है और वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर गांव में चारों तरफ आग लगी होती है और सब लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। वहीं सुजुमे कहती है, मैंने अपने भाई की खुशी के लिए अपने जज्बात को अपने दिल में दबा कर रखा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना कि तुम अपने भाई के लिए अपने आप को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो, पर तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे की हिमे होने के नाते मुझे गांव को बचाना होगा। शिरायुकी, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ना चाहा, पर तुमने ये सिलसिला दिया। तुमने तो मुझे बेवकूफ बना कर रख दिया, पर मैं अब हर चीज का हिसाब लूंगी। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना बच्ची कि ये राजकुमारी तुम्हारे भाई को धोखा देकर दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अब बस तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। और दोस्तों ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से ब्लैक धुएं निकलने लग जाते हैं और दोस्तों वो पल भर में ही एक एडल्ट डीमन बन जाती है। इसके बाद दोस्तों ओमासा शिरायुकी को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाता है, पर तभी सुजुने उसे जोर से एक किक मारती है और कहती है ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने से कहती है, तुम्हें राजकुमारी को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी वो आज से पहले हिफाजत करती आई है, क्योंकि इससे उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। अब दोस्तों वो डीमन क्योमासा को वहाँ से ले जाती है और सुजुने वो तलवार निकालती है। तभी दोस्तों हम जिंटा को देखते हैं जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। अब जैसे ही शिरायुकी उसे देखती है वो भी दौड़ते हुए जिंटा के पास जाती है और फिर दोनों इसके बाद गले लग जाते हैं। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शिरायुकी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, पर तभी दोस्तों पीछे से सुजुने आ जाती है, भैया आप ठीक तो हैं? और दोस्तों सुजुने के हाथों में शिरायुकी का सिर था। इसके बाद दोस्तों वो पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में जोर जोर से तलवार मारने लग जाती है, पर जिंटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी वो अपनी तलवार निकालकर सुजुने पर अटैक करता है। आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी छोटी बहन। क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, असल में वो किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। चलिए भैया हम घर चलते हैं। सुजुने, तुमने उन सभी को धोखा दिया है जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया। तुमने शिरायुकी को मार दिया। ये तुमने क्या किया सुजुने? और अब तुम्हें घर जाना है। ये तुम नहीं हो, ये कोई और है। इसके बाद दोस्तों जिंटा उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है, पर इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। अब उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंटा ने फाइट की थी। आखिर आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो आपके लिए उसे मारा है, वो असल में आपको धोखा दे रही थी। अपना मुंह बंद रखो। तो आप मुझे बाकियों की तरह छोड़ देंगे? आप भी बाकियों की तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो बिजली की रफ्तार से जिंटा पर अटैक करने लग जाती है और फिर अपनी एक हाथ से जिंटा के पेट पे अटैक करती है, पर वो अपना हाथ वापस निकाल नहीं पाती। तभी जिंटा उस पर एक जोर का अटैक करता है और सुजुने दूर जाकर गिरती है, पर दोस्तों इतनी पावरफुल अटैक से भी सुजुने मरती नहीं है। अब उसे फिर से जिंदा देखकर दोस्तों जिंटा फिर से उस पर अटैक करता है, पर अब की बार वो डीमन उसके सामने आ जाती है और उस अटैक
अटैक को डॉज कर लेती है। ये अटैक दोस्तों इतना पावरफुल था कि अगर ये सुजुने को लगता तो सुजुने वहीं पर मर जाती, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये डीमन सामने आ गई। इसके बाद दोस्तों वो डीमन सुजुने को वहाँ से भागने के लिए कहती है और अब सुजुने वहाँ से चली जाती है। अब जिंटा अपने हाथ को उस डीमन के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ भैया, और अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। पर भैया मैं सब कुछ तबाह करने से पहले एक आखिरी बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आखिर मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर ही लिया। मैंने भविष्य देखा है, आने वाले टाइम में डीमंस लोगों के लिए बस किस्से और कहानियां बनकर रह जाएंगे और मैं यहाँ अब खुशी खुशी मर सकती हूँ। और दोस्तों यहीं पर ये डीमन मारी जाती है। तभी दोस्तों अचानक से बारिश होने लगती है और जो गांव में आग लगी थी अब वो बुझने लगती है। अब दोस्तों जिंटा शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, शिरायुकी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। और फिर इतना कहने के बाद दोस्तों वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और अब हम देखते हैं कि गाँव में आग की वजह से जो नुकसान हुआ था उसे लोग धीरे धीरे अब ठीक कर रहे हैं। और वहीं हम जिंटा को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके अब वापस वहाँ से जा रहा होता है, पर अचानक से वहाँ पर गांव के चीफ आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो इस गांव को अब छोड़ के जा रहा है ताकि अब वो आने वाले टाइम में शैतानों की देवता को खत्म कर सके। वो डीमन और कोई नहीं दोस्तों बल्कि जिंटा की बहन होती है सुजुने, जिसने शिरायुकी को मारा था। उसने जिंटा के प्यार को मारा था, इसलिए अब जिंटा भी सुजुने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब दोस्तों ये बात सुनकर गाँव का चीफ जिंटा को रियाराई तलवार देता है ताकि वो डीमन को आसानी से मार सके। और अब दोस्तों इस तलवार का असली मालिक जिंटा है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक अब जिंटा के नाम में कांची जोड़ दिया जाएगा, यानी अब उसका नया नाम होगा जिनिया कांची। और दोस्तों अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस तलवार की असली देखरेख करने वाला यूसी की हिमे का पूरा खानदान अब खत्म हो चुका है और अगर जिंटा इसे साथ न ले जाए तो यह तलवार मंदिर में धूल खाते खाते बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। इसलिए जिंटा इसे लेकर निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम गाँव के मुखिया को जिंटा के सामने झुकते हुए देखते हैं और वो जिंटा से कहता है, मैं जानता था बच्चे कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा पोता क्योमासा भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने अपने पोते की शादी राजकुमारी से करनी चाहिए। अब दोस्तों ये सुनकर जिंटा गांव के मुखिया को उठाता है और अब वो निकल जाता है अपने नए सफर पर तभी दोस्तों वहाँ पर चीतों से आ जाती है। जिंटा मेरे नजरों में जैसे तुम पहले थे वैसे तुम आज भी हो, इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ, मत जाओ कहीं भी। चितो से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। और ये कहकर दोस्तों वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब दोस्तों हमें 170 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में तलवार लिए मंदिर में आता है और वहाँ के पुजारी मिगो से मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर जेंची नाम का एक आदमी सुगाया जनरल स्टोर में काम कर रहा होता है और वहीं पर हम जिंटा को देखते हैं जो एक शख्स के सामने बैठा होता है और वो आदमी जिंटा से कहता है, आगे का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उस आदमी के जाने के बाद जेंजी जिंटा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हे सुनो, मेरा नाम जेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क का काम करता हूँ। अब जिंटा उसे भी अपना नया नाम बताता है, पर जेंजी बताता है कि उसके बॉस की बेटी नासु की जान खतरे में है क्योंकि एक डीमन बार बार उसके कमरे के बाहर आता है और कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। शायद उस डीमन को लगता है कि नासु ही उसकी बेटी है। तभी दोस्तों हम वहाँ पर नासु को देखते हैं। ओह तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, अच्छा अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब दोस्तों जब जेंजी समझाने की कोशिश करता है तो नासु उसे ताना मारती है। मुझे लगता है कि ये जरूर कोई स्कैमर है, नकली डीमन हंटर, बस ये पैसे हटने आया है। सुन लो, हम तुम्हें एक फूटी घोड़ी नहीं देने वाले। और दोस्तों इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों रात हो जाती है और हम नासु को अपने कमरे में बैठे हुए देखते हैं।